चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। कहाँ तक हम लोग कल थे? कल क्या पढ़े थे? अच्छा, एंगुलर मोमेंटम। बड़ा खतरनाक है यार एंगुलर मोमेंटम, बहुत बेहतरीन चीज़ है ना। चलो आज बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम के ही आगे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम जिसको एल बोलेंगे एंड टॉर्क, जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में हम लोग रिलेशन निकालेंगे आज हम लोग। ठीक है, चलो तो बच्चा लोग पहले एक बात बता देते हैं। ठीक है, कल कहाँ थी बेटा चवन्नी दास? सपोज करो बर्थडे और शादी एक साथ पड़ जाए। ध्यान सुनो, बर्थडे और शादी एक साथ पड़ जाए। बर्थडे गाजीपुर में हो और शादी दिल्ली में हो, दोनों एक साथ फंक्शन अटेंड कर सकते हो कि नहीं? यस नो? खा पी लोगे दोनों जगह एक साथ? ये पंडित जी ने दुमुआ बात करते रहते हैं, यही वजह से ना कह रहा है कि दोनों खा लेंगे। अरे एक ही ना अटेंड करेंगे। अच्छा मान लो चलो एक गाजीपुर में है और एक अमेरिका में है, तब भी कर लेंगे? बहुत चालाक लड़का है, मतलब छोड़ेगा नहीं कहीं की पूरी। नहीं, एक ही टाइम पर दोनों 8 बजे रात को है, तब नहीं हो पाएगा ना। तो वही काम करना बेटा। देखो जैसे सपोज करो मैथमेटिक्स में भी अगर दो फंक्शन एक साथ आ जाए तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का एक तरीका होता है, उसको बोलते हैं चेन रूल। कि अगर दो फंक्शन साथ साथ दिखाई दे रहे हैं तो एक को छोड़ोगे दूसरे का डिफरेंशिएशन करोगे, या दूसरे को छोड़ोगे पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे। मतलब अगर बर्थडे छोड़ें तो शादी अटेंड किए, और शादी छोड़ें तो बर्थडे अटेंड किए। बात समझ आ रही है? मैंने यहाँ क्या छोड़ा? बर्थडे छोड़ा, क्या अटेंड किया? शादी। और यहाँ क्या छोड़ा? या तो शादी छूटेगा तो क्या अटेंड करेंगे? बर्थडे। इसका मतलब जब हमको डिफरेंशिएशन करना होगा और एक से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे तो हम क्या करेंगे, एक को अटेंड करेंगे दूसरे को छोड़ेंगे। अगर 3 फंक्शन एक साथ हो तो क्या करो बताओ? बर्थडे, शादी और एनुअल फंक्शन, और तीनों एक ही टाइम पे हो, तीनों अलग अलग जगह पे हो, तो क्या करोगे? किसी एक को अटेंड करेंगे दूसरे को छोड़ेंगे, दूसरे को अटेंड करेंगे तीसरे को छोड़ेंगे, तीसरे को अटेंड करेंगे उनको छोड़ेंगे। मतलब एक ही एक बार में अटेंड कर पाएंगे, मोटी मोटा कहते है ना। लेकिन हम कर सकते हैं तीनों को अटेंड। मतलब कैसे? जैसे मैंने इन दोनों को छोड़ा, बर्थडे को छोड़ा, शादी को छोड़ा, किसको अटेंड किया? बोलो, एनुअल फंक्शन को। या हो सकता है हम सिर्फ शादी को अटेंड करें तो बर्थडे को छोड़ा, एनुअल फंक्शन को छोड़ा, d/dt ऑफ शादी। या ऐसा हो सकता है प्लस, अब एक बार इसको अटेंड कर चुके हैं, एक बार इसको अटेंड कर चुके हैं, चलो एक बार बर्थडे अटेंड कर लेते हैं अगले साल। तो मतलब हमने किसको छोड़ा? शादी को छोड़ा, एनुअल फंक्शन को छोड़ा, d/dt ऑफ बर्थडे अटेंड कर लिया। मतलब सबको एक एक बार अटेंड करना है। ठीक है, ये होता है रूल, चेन रूल जिसको बोलते हैं। चलो अब यहीं पे हम लोग बात करेंगे, ये कहानी आपको तभी समझ में आएगा। चलो बच्चा लोग ध्यान देना। आप बताओ एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या होता है? सिंस वी नो दैट, क्या होता है? एल बराबर आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर होता है क्या? कितने फंक्शन दिखाई दे रहे हैं? 2। एक को छोड़ेंगे तो दूसरा अटेंड, दूसरे को छोड़ेंगे तो पहला अटेंड। यही करना है ना? चलो अटेंड करते हैं। देखो बेटा बात नहीं, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ऐसे लिख लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड वी गेट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड वी गेट। ये हो गया d/dt ऑफ L इक्वल टू, मतलब अब क्या करेंगे जल्दी बताओ। अब अगर हमने किसको छोड़ा? R को छोड़ा, d/dt ऑफ क्या करेंगे? P प्लस
आप किसको छोड़ते हैं, p को छोड़ते हैं और डी बाई डी टी ऑफ क्या कर लेते हैं, हाँ ऐसे लिख सकते हैं क्या, लेकिन जो जहां था उसको उसी पोजीशन पर रहना पड़ेगा। देखो आर आगे था तो आर यहाँ पे भी आगे है, आर यहाँ पर भी आगे, ये नहीं कि उसको पोजीशन में चेंज कर देना, क्योंकि वेक्टर की कहानी है ना, क्रॉस प्रोडक्ट लगा हुआ है। इसको ऐसे लिख दो ना, ये इसको आगे इसको पीछे कर दिया तो काम खत्म, क्योंकि हम लोग जानते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कभी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर नहीं होता। तो ऐसा कभी हम नहीं, गलती नहीं करेंगे। अगर गलती किया तो जिंदगी हो जाएगी तबाह। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता था, किसी को याद है, फोर्स अप्लाइड, वेरी गुड। सो क्या dp बाई dt को f वेक्टर लिख सकते हैं, वेरी गुड, ये हो जाएगा r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर प्लस, और वेलोसिटी अपॉन मतलब डिस्प्लेसमेंट, r है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन क्या होगा, वेलोसिटी इनटू p वेक्टर। किसी बच्चे को दिक्कत तो बोलो, नो, यस या नो, नो, अरे ओमेगा नहीं भाई, लीनियर वेलोसिटी है ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। अच्छा भाई साहब आप देखते हैं dl बाई डी टी इक्वल टू r क्रॉस f कुछ हुआ करता था, बचपन में आपने पढ़ा है, क्या होता था, बताओ r क्रॉस f क्या होता था, टॉर्क होता था, वेरी गुड। टाउ बराबर क्या था, r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर था, तो ये हो जाएगा टाउ वेक्टर प्लस, ठीक है, ये हो गया v वेक्टर। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। कोई तकलीफ, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, dl अपॉन में dt इज इक्वल टू टाउ प्लस m कॉमन ले लेते हैं, v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। ये क्या हो रहा है भाई साहब, सब बेईमानी मत किया करो भाई तुम लोग, v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर लिख सकते हैं क्या ऐसा कुछ। अब कोई बच्चा मुझे बताएं a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर कितना होता था, 0, भूल गए तुम लोग ना, a डॉट a क्या होता था बताओ, a स्क्वायर, i डॉट i कितना होता था, ये होता था 1। प्रॉपर्टी नहीं याद रहेगा तो प्रॉपर्टी रुलाएगा भाई साहब, ठीक है। उसी तरीके से जैसे होता था a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर कितना होता था, ये होता था 0, और i वेक्टर क्रॉस i वेक्टर क्या होता था, ये भी होता था 0 ना, क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता था। दिमाग में 1 चल रहा है सिर्फ, बस कहीं भी आ जाए 1। चलो तो अब मुझे कोई बच्चा बताएगा यहाँ पर v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर क्या होगा, 0। तो बेटा आपके पास क्या मिलेगा, जल्दी बोलो, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, डिम 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 डिम, अरे डिम, और इसको भी ऐसे कर लेते हैं, डिम 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 डिम, अरे ये कहाँ जा रहा है, चलो ठीक है। अब इसको क्या लिख लेंगे हम लोग, dl अपॉन में dt इक्वल टू टाउ प्लस 0 हो जाएगा ना। तो आपके पास क्या हो गया, तो ये हो गया टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया, dl अपॉन में dt। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, मतलब टॉर्क का एक नया डेफिनेशन यहाँ से भी हो जाएगा। टाइम से डिवाइड हो तो डेफिनेशन किससे स्टार्ट होगा, रेट ऑफ, आगे d लगाया तो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, किसके अंदर चेंज हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम, ये किसके बराबर है, टॉर्क। तो एक और नया डेफिनेशन होगा टॉर्क का, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर्क। बात समझ में आ गई, तो नोट कर लो, वो भी डेफिनेशन लिखवा देते हैं, फटाफट नोट करिए झटपट। टॉर्क एक और डेफिनेशन नीचे लिख लो, क्या लिखोगे तुम लोग, वेरी गुड, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर
मोमेंटम, अब एम लिखाएगा नहीं, परेशान करेगा ये भाई साहब, इसको ऊपर करो, इज कॉल्ड टॉर्क। एक छोटा सा डेफिनेशन है, नीचे लिख लोगे तो टॉर्क, ये भी लिख दोगे तो भी काम चलेगा। जो डेफिनेशन याद आए वो लिख देना टॉर्क का। 3-3 4-4 डेफिनेशन तुम लोगों को बता दिए है ना, जो आता है उसको भांस दिया करो, कोई टेंशन नहीं। चले आओ आगे बढ़े। अब हम लोग बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो पुराने जमाने में आपने पढ़ा था एक वर्ड इनर्शिया, कोई बच्चा बताएगा क्या होता है? हाँ हाँ बताओ, कौन बोलेगा, बोलो, हाँ बोलो। अच्छा, और कोई बच्चा? अच्छा, और कोई? श्रेया, श्रेया, एक बॉडी खुद ब खुद अपने आप के अंदर चेंज नहीं ला सकती, इट रेजिस्ट इटसेल्फ टू चेंज इट्स स्टेट, है ना। इसी को हम बोलते हैं क्या, इनर्शिया। मतलब अगर रुके हैं तो हम अपने आप को चलाना नहीं चाहेंगे जब तक कि हमारे ऊपर कोई धक्का दे करके फोर्स ना लगाए। जैसे हम पढ़ना नहीं चाहते हैं तो जब तक पापा डंडा लेकर के फोर्स ना लगाएं तब तक हम पढ़ना नहीं चाहेंगे, ये तो इनर्शिया है। और कोई पढ़ने वाला बच्चा होता है तो पढ़ता रहता, रुकता ही नहीं है। पापा डंडा लेके रुकते, अरे बेटा रुक जाओ, अब मत पढ़ो, तेरे जाओ रेस्ट कर लो, है कि नहीं, वहाँ भी इनर्शिया है। तो बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़ते जा रहा है नॉन स्टॉप। कब तक? जब तक उसको रोक न दिया जाए, मत पढ़ो, थोड़ा आराम कर लो, पागल हो जाओगे। अब कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है उसके पीछे डंडा लेके लोग पड़े हुए हैं, पढ़ पढ़ पढ़, है ना। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो कोई बॉडी किस में रहना चाहेगा, मोशन में रहना चाहेगा। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगा दिया जाए। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, दो बॉडी है, एक ये एक ये, इसका मास है 5 kg, इसका मास है 2 kg, किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? 5 kg का, क्योंकि जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा। ठीक, अच्छा, बहुत अच्छी बात। अब जो यहाँ मास रोल प्ले कर रहा है, वाह, जो यहाँ मास रोल प्ले कर रहा है वही यहाँ पे कौन प्ले करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोल प्ले करेगा। सर थोड़ा सा इसके बारे में इलोबरेट करते तो हमको ज़्यादा अच्छा लगता। तो देखो, पहले तो इसका फॉर्मूला देख लो क्या होता है, फिर उसके बाद इसके डिटेल स्टडी में हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत बहुत। इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ सोच रहा हूँ, कुछ चीज़ें दिखा दूँ, तब बताता हूँ तो थोड़ा फ़ायदा ज़्यादा करेगा। खुल जा सिम सिम, गन्ना पेरने वाले पहले मशीन की बात करते हैं। चलो गन्ने का रस पिलाते तुम लोग को। अरे ये तो कुल इलेक्ट्रॉनिक वाला दिखा रहा है, बड़ी चालाक टाइप का है, ब्रांडेड दिखा रहा है, सही नहीं कि लोकल वाला दिखा। हाँ ये देखो, मैं इसको बुला लेता हूँ अपने पास। खुल जा सिम, नहीं खुलेगा भाई साहब, बहुत परेशान करने वाले आदमी से। अब मुझे जानते हो क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा, और यहाँ से मुझे ब्राउज़र भाई को बुलाना पड़ेगा। ब्राउज़र भाई प्रकट हों, आ गए
अब इसमें क्या लिखेंगे हम, गन्ना भाई पसंद हो, गन्ने का जूस। आज तो एक हम देखे थे बहुत बेहतरीन गन्ने का जूस, अरे मतलब गन्ने की मशीन, ये वाला बहुत धांसू था, तुरंत जैसे डालो, अपने से मेहनतें नहीं करना, जंगर चोरई वाला। अब मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें आपका थोड़ा बहुत जांगर लगता है। मान लो ये ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, ये वाला आप सब लोगों ने देखा होगा, है ना। अरे भाई साहब, ऐसा मशीन किसी ने देखा है? कौन देखा है? आप देखे है ना। अब मैं भी कुछ पूछूंगा, घबराना मत। खुल जा सिम सिम। कुछ पहले फ़ोटो ला लेता हूँ कुछ, और समझाने के लिए आपको। ये वाला फ़ोटो ना बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आ जा भाई, खुल जा सिम सिम। ये वाला फ़ोटो अच्छा लग रहा है, डीजल इंजन। खुल जा भाई साहब, मैं इसको बुला लेता हूँ। ये हो गया। चलो इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, तब उसको समझाएंगे। अब मैं इन दोनों एग्जाम्पल में आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बेवजह का कुछ चीज़ें आपको दिख रही होगी इसमें, फालतू का लोहा कहीं लगाया गया है, कहीं दिख रहा है क्या? ये आपको लगता होगा फालतू, फिजिक्स को नहीं लगता कि ये फालतू है। जैसे कि ये एक रिंग लगा हुआ बेवजह का, इसका कोई काम है क्या बताओ? इसका कोई काम है? क्या काम? हाथ से इसे पकड़ घुमाने काम आएगा? जब चलाएंगे तो इसका कोई काम नहीं भाई, तो लटका रहता हवा में। अच्छा, जनरेटर में कि यहाँ पे देखो बड़ा सा रिंग टाइप का लगा हुआ है, देखा है? इसका काम क्या है भाई साहब? अरे ये तो छोड़ो, एक और चीज दिखा देता हूँ, एक और चीज, एक बहुत जरूरी चीज, एक और चीज दिखाता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे। मैं तुम लोग को एक चीज दिखाता हूँ भाई साहब, कोई ट्रक तो दिख जाओ अच्छा सा। बड़े बदमाश टाइप के हैं, खुजवा देते हैं बहुत ज़्यादा। एग्जैक्ट फिगर मुझे दिखता तो मैं आपको दिखाता। चलो यहीं से तो कुछ थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन समझ में नहीं आएगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक इमेज। ऐसा देखा क्या कि ट्रक में कुछ थोड़ा सा इसका नज़दीक से फिगर रहता तो बढ़िया रहता। चलो मैं मान लेता हूँ, यही मान लेता हूँ। खुल जा सिम, लो। अरे भाई साहब, जिंदगी में परेशान करना, छोड़ो रहने दो, बाद में कल उसको देखेंगे, फिलहाल अभी समझते हैं क्या होता है। ये काहे लिए लगा है? अगर इसको निकाल दे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। इसको निकाल के हटा देते हैं, कोई फर्क पड़ेगा? चलेगा नहीं? चलेगा 100%। ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, दोनों चलेंगे। तो मैं पूछ रहा हूँ फर्क पड़ेगा कि नहीं? सच समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली अब कहना क्या चाह रहे हैं, और ये फर्क पड़ेगा कि नहीं। आओ देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। इसको हम लोग लाइव भी समझेंगे, एकदम लाइव एग्जाम्पल भी आपको दिखाऊंगा। दोनों को रखते हैं अपने साइड में और समझने का प्रयास करते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है बेटा आपके पास आई, वो होता है, सपोज करो एक आपके पास ये सिस्टम है और ये है आपके पास इसका व्हाट, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल होंगे, P1, P2, Pn, मास m1, m2, mn, दूरी r1, कहाँ गया भाई, r2 और rn। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अगर मैं मोमेंट ऑफ मतलब वर्ड समझ में आ रहा है क्या, मोमेंट ऑफ कुछ डिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, ऐसे लिखते हैं m1 r1 स्क्वायर पहले वाले पार्टिकल का, इसी तरह से दूसरे वाले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर। इट मीन्स I इज इक्वल टू है, इसको ऐसे लिख सकते हो समेशन ऑफ, समेशन का मतलब होता है जोड़, कहाँ से कहाँ तक, ये समेशन इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हो mr स्क्वायर, या आप चाहो तो I इक्वल टू 1 से लेकर के n लिख सकते हो और यहाँ पर I भिड़ा सकते हो। इसका मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है, पढ़े हो कि नहीं, कुछ देखो क्या होता है। I की वैल्यू 1 रखो, यहाँ हो जाएगा 1 1 1 1 r स्क्वायर, फिर समेशन आएगा, समेशन का मतलब प्लस, फिर I की जगह क्या आ जाएगा 2 2 2, देखो 2 2 r स्क्वायर। कब तक चलेगा ये, जब तक कि n आ जाए, m n r n का स्क्वायर, तब तक जोड़ होता रहेगा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, शायद आपने मैथमेटिक्स में जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा तो उसमें ऐसे लिखा जाता था, याद आ रहा है कुछ स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th में था, उसमें ऐसे लिखते थे। अब सर ये सब क्या है, बड़ा पकाऊ चीज़ है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से सुनना। एक मैं इस तरीके से स्लैंट हाइट बनाता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा भी इसको, तो समझाऊंगा तो बड़ा बेहतरीन तरीके से मजा आएगा समझने में। एक ऐसा स्लैंट बनाते हैं, या स्लैंट मत बनाओ, चलो बिना स्लैंट का भी देखो। पहले एग्जाम्पल 1, मैं बोलूँ दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास है 2 kg, रेडियस r है, दूसरे का मास है 1 kg, इसका भी रेडियस r है। दोनों को एक ही पॉइंट से ऐसे ढंगराते हैं, कौन ज़्यादा दूर तक जाएगा, 2 kg। कैसे, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, ज़्यादा। मतलब इसमें जो 2 kg वाला है उसका mi ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 1 kg। यहाँ तक आ गया, अच्छा सर। दूसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए तो समझ में आ जाए हमारा। चलो पहला एग्जाम्पल कर लेते हैं छोटा, एग्जाम्पल 2 करते हैं। दोनों का रेडियस बराबर कर लेते हैं, इसका भी रेडियस r, इसका भी रेडियस r, इसका भी मास m, इसका रेडियस 2r कर लेते हैं। चलो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एक ये भी देख लेते हैं एग्जाम्पल, उसके बाद वो देखेंगे। इसका मास m और इसका भी मास m, दोनों को एक ही पॉइंट से ढंगराते हैं, कौन ज़्यादा दूर जाएगा। कैसे पता, जिसका रेडियस ज़्यादा उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा। इसका मतलब यहाँ पे 2r वाला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू किससे, r वाला, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल 3 देखते हैं नेक्स्ट। अब मैं बोलूँ दो बॉडी हैं, एक कुछ इस टाइप से, ठीक है, एक कुछ इस टाइप से, इसके अंदर मान लो मैं कुछ फिल कर दे रहा हूँ, ये पूरा लोहे का बना हुआ है, ये चीज़, ये जो येलो येलो पार्ट है ना, मान लो लोहे का बना हुआ है ऐसे, ठीक। इसका रेडियस कितना है आपके पास, इसका भी रेडियस r है, ये 2 kg का है। और दूसरा आपके पास ऐसे शेप में है, एकदम प्लेट जैसा है, ये पूरा लोहे का बना हुआ है, ये पूरा लोहे का बना हुआ है ऐसे ऐसे, ठीक है, ये पूरा लोहे का ऐसे ऐसे। इसका भी मास 2 kg का है और रेडियस कितना है, वो r है। अब बताओ दोनों को एक स्थान से भेजा जाए, कौन ज़्यादा दूर तक जाएगा, क्यों। अब चूंकि तो हमारे हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला देखा जाए, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, मास तो दोनों का सेम है, रेडियस भी सेम है, तो आपको लगना चाहिए सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिसका मास
सरकमफ्रेंस पे ज्यादा बटा होगा, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? ज्यादा होगी। सरकमफ्रेंस मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे एज पर जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर हो गई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा मतलब ज्यादा देर तक वो घूमेगा। दोनों को एक एक पॉइंट ऐसे घुमा के छोड़ दें तो ज्यादा देर तक कौन घूमेगा? ये भाई साहब घूमेंगे। ये थोड़ी देर घूमने के बाद क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। यहां तक क्लियर? यही वजह है कि यहां पर ये बेवजह का मास लटकाया गया है इसके अंदर। ये क्या कर रहा है? ज्यादा से ज्यादा मास कहां डिस्ट्रीब्यूट है? इसके सरकमफ्रेंस पर। एक बार इसको नचा के छोड़ोगे तो ये क्या करेगा? बहुत ज्यादा देर तक खींचेगा। क्यों? क्योंकि इसका मास कहां डिस्ट्रीब्यूट है? सरकमफ्रेंस पर। यही वजह है कि ये जो आपके पास जनरेटर दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये रिंग है, रिंग देखो अंदर से खोखला है, ज्यादा से ज्यादा मास कहां डिस्ट्रीब्यूट है? सरकमफ्रेंस पर। एक बार जनरेटर का हैंडल मार के छोड़ते हो तो रुक नहीं जाता, देखा होगा रिंग नसता है। आपने एक बार मार के छोड़ा तो एक ही बार नचना चाहिए ना, लेकिन देख तो नसता रहता है। यही कारण है, क्योंकि उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है? बढ़ जाती है। यही कारण है। और दिखाता हूं कारण, और कारण दिखाता हूं। अब आ गया कारण बात करने का। और दिखाता हूं, और दिखाता हूं, और देखो, और मैं दिखाता हूं। खुल जा सिम सिम। आ जा भाई साहब, ये देखो। भाई साहब इधर तो परेशान करेंगे, कसम खा लेते हैं ये लोग, हम परेशान करेंगे तो परेशान करेंगे। चलो ये देखो, नकली वाला है, असली वाला देखो। ये क्या है? कोई बच्चा बताएगा क्या है ये क्या है? बच्चा बोलो, क्या है? कुछ दिख रहा है? कुछ अभी तक दिखाई नहीं। जैसे ये ट्रेन की पटरी है यहाँ ना, और यहाँ ट्रेन का चक्का है, व्हील है। ये व्हील अंदर से खोखला किया गया है, देखो। और ज्यादा से ज्यादा मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है? क्यों? क्योंकि उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाए। एक बार थोड़ा सा फोर्स लगाए तो ज्यादा दूर तक ढंगरते 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 जाए। ठीक है? यस नो? बात समझ में आ रही क्या? बोलो बेटा। वेरी गुड। अच्छा, वो भी देखा है क्या आजकल? एक बहुत बच्चों का फेवरेट आजकल एक साइकिल आ रहा है, मोटे चक्के वाला। देखा है क्या साइकिल? खूब एकदम बाइक जैसा मोटा चक्का रहा है उनसे, होगा देखे हो क्या? इतना मोटा रहा है। तो तुमको लगता होगा बड़ा सर दम लगेगा उसको चलाने में, बड़ा दम लगेगा क्या? क्यों नहीं लगेगा? स्टार्टिंग में थोड़ा सा तो दम लगेगा, लेकिन एक बार वो मोशन में आ गया तो बहुत ज्यादा देर तक वो घूमता रहेगा। क्यों भाई साहब? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है? सरकमफ्रेंस पे डिस्ट्रीब्यूट है ना? क्यों? क्योंकि उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अक्रॉस द सरकमफ्रेंस ऑफ अ रिंग। इसी वजह से पहले जमाने में एक और चीज दिखाता हूं, देखना तो जरूरी है, आपका फर्ज बनता है देखना। देखा आपने एक चीज, ये पहले जमाने वाले भी फिजिक्स पढ़ते थे। कभी ऐसा देखा है कुछ? अरे भाई साहब ये सब क्या गंदा गंदा चीज आ रहा है। ट्रेन आओ। पहले जमाने में जो हमारे किसान भाई होते थे, चलो मैं किसी बैल को ले लेता हूँ, यही बैल ले लेता हूँ। देखो इसका चक्का कैसा होता था, किसी को दिख रहा है क्या? क्या होता था बेटा? मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है? सरकमफ्रेंस पे ज्यादा। क्यों? चाहते तो पूरी लकड़ी की भी तो बना सकते थे हम, मैं पूरी लकड़ी का नहीं बनाया। ज्यादा से ज्यादा मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया? सरकमफ्रेंस पे। चलो हम राम जी का रथ दिखाते हैं या रावण का रथ दिखाते हैं। वो भी फिजिक्स पढ़ा था भाई साहब। रावण का रथ आ गया भाई साहब। ए रावण वाह, कहाँ हो? ये हम रावण का रथ दिखाना चाह रहे थे। उस रथ का क्या नाम था? क्या नाम था? नाम जानते हो तुम लोग उस रथ का?
उस विमान का नाम? पुष्कर, पुष्पक विमान, वेरी गुड। हाँ हाँ, PUSHPAK, पुष्पक रथ। चलो, तो बिना चक्के वाला था भाई साहब। हाँ, अरे नहीं, व्हील था उसमें, मैं दिखाता हूँ, मैंने भी देखा है रामायण, ऐसा नहीं है। वो राम जी वाले में, रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र है। विमान का मतलब ये नहीं था कि एकदम विमान था, एक्चुअल भाई साहब में कुछ तो लगे थे। अच्छा, ऐसा ही था, नीचे व्हील नहीं था? कंफर्म तुम लोग? अरे भाई साहब, ये तो हमारे साथ खेल हो गया। हमने कहाँ पढ़े थे? हाँ, तब तो भाई वो कुछ तो पढ़ के आए थे। खैर छोड़ते हैं, ज़्यादा पुष्पक विमान के बारे में डिटेल नहीं करते हैं, आते हैं किसान भाइयों पर। इन्होंने भी जो व्हील बनाया, कैसा बनाया? ज़्यादा से ज़्यादा मास का डिस्ट्रीब्यूट किया, सरकमफ्रेंस पे किया। क्यों किया बच्चा? कि बैल एक बार अगर खींच ले तो ढंगरते रहे, कम से कम बैल का जांगर कम लगे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा मास जहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना ज़्यादा उसकी क्या होगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी। बात समझ में आ गई? यस नो? चलिए, इसके बारे में हम लोग डिटेल नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिखा जाएगा आराम से, और सब चीज़ आगे और पढ़ा जाएगा। ठीक है, मैं यहीं कहीं बगल में इसको चिपका देता हूँ कि अगले क्लास में आएंगे तो एक बार बात करते हुए चलेंगे। चलो, मिलेंगे हम लोग कब? मंडे को? अरे मंडे को बोल रहे, मतलब परसों, सेम टाइम सेम चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। खुश रहो, आबाद रहो, गाजीपुर में रहो चाहे इलाहाबाद रहो। चलो, तो चलो बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होगा सबको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, सॉरी, इट इज द सम ऑफ, सम मतलब जोड़ा जा रहा है, देखो देखो यहाँ पे, इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैंने आपको बहुत सारे इसमें एग्जांपल बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर, जैसे ये व्हील क्या क्यों ऐसा बना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मास ऐसा क्यों होता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डेफिनेशन वगैरह कुछ लिखा था हम लोगों ने? कुछ भी नहीं लिखा था। तो चलो हेडिंग लिख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लिखना भी स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिख लो आप लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। है ना, लिखो इसके बारे में। इट इज द सम ऑफ, SUM, सम लिखना, सम, SUM। इट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास, it is the sum of the product of mass and square of distance from the axis of rotation, is called moment of inertia, ठीक है। ये वाला पहले आप फिगर बना लो फटाक से, और ये वाला फॉर्मूला लिख लो। ये दोनों फॉर्मूला, पहले ये फिगर बना करके इस फॉर्मूला को नोट कर लो फटाफट। लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिएगा इसमें, फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड। इसके अंदर पहला लिखिएगा, फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स। पहले लिख लो, इट डिपेंड्स ऑन, फिर उसके बाद पहला पॉइंट लिखना, इट डिपेंड्स ऑन, उसके बाद पहला पॉइंट, मास ऑफ द बॉडी, इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। दूसरा, डिस्टेंस
of the body from the axis of rotation, distance of body from the axis of rotation next point, distribution of mass about the axis of rotation distribution of mass about the axis of rotation. एक और पॉइंट लिख लो, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। ठीक है, शेप और साइज पे भी डिपेंड करता है। मान लो तुमको ऐसा खड़ा होकर के ढकेल दे पहाड़ पर से और ऐसे लिटा करके ढकेल दे, किस केस में ज़्यादा देर तक आप रोल करते रहोगे? तो वो डिपेंड कर रहा है ना शेप एंड साइज पे। तो ये भी हम कह सकते हैं कि शेप एंड साइज पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नोट कर लिया, कुछ एग्जांपल्स मैंने बताया था, सबको याद हो गया? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, एनसीईआरटी में इस पे क्वेश्चंस है। पहला है, ये दिख रहा होगा आपके पास एक रिंग, ये है रिंग। रिंग समझ रहे हैं आप लोग? रिंग कैसा होता है जल्दी बताइए, समझ रहे रिंग? तो रिंग केस कैसा लिख रहा है भाई? हम चाह रहे हैं रेड लिखे तो रेड लिख ही नहीं रहा, कसम खा लिया कि हम रेड नहीं लिखेंगे। आप देखो ये रिंग हो गया। तो रिंग के सेंटर से मतलब कुछ इस प्रकार से हो जाए, जैसे कोई बच्चा कड़ा वड़ा पहना है क्या? अरे यार वो कड़ा भी नहीं पहनते हो। चलो मान लेते हैं रिंग, मानते नहीं, मनाना पड़ेगा रिंग को। रुको हम चूड़ी चुरा के लाए धीरे से, बताना मत तुम लोग। ठीक है, तो ये हमको मिल गया है रिंग, बड़ा बढ़िया रिंग है। इस रिंग के ऐसे सेंटर में ऐसे लगा दिया जाए और ऐसे घुमाया जाए, ऐसे इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? रिंग के ऐसे बीचों बीच में ये लगा हुआ और ऐसे घूम रहा है। तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा mr²। समझ में आ रहा है? अब दूसरा होता है इसके डायमीटर पर, मतलब इस रिंग को ऐसे कोंच दे, मतलब यहां से एक छेद करके यहां छेद कर दे और ऐसे नचाए, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? समझ रहे हो कैसे? ऐसे ना, अंदर से धंसा हुआ हो, ऐसे समझ रहे हो बात को? भावनाओं को देख लो, ऐसे ऐसे हो, अंदर से धंसा हो। अब इसको रोटेट करें तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। फिगर देखो, पहले ये रिंग के सेंटर से ऐसे था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr², और डायमीटर पे जब भी बात करेंगे आधा हो जाता है। जो भी इसके सेंटर पे होगा उसका जस्ट आधा हो जाता है डायमीटर पर। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम बात करें डिस्क का, डिस्क आपने देखा है किसी ने? किसी ने डिस्क देखा है कि नहीं? पहले बताओ। सीडी डिस्क, चलो सीडी डिस्क देख लो। डिस्क कहाँ है? वो भी मेरे पास है। ये तो हम अरे 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 कहाँ भाग रहे भाई? ये डिस्क दिख रहा है आपके पास, डिस्क दिख रहा है? इसके सेंटर पे ऐसे लगा करके घुमाए, ऐसे झुन घूम रहा है, बड़ा बढ़िया, ऐसे घुमाए तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा mr²/2। कितना हो जाएगा? mr²/2। बात समझ में आ रही है? यस नो? अच्छा, ऐसे ही रहने देते सब इकट्ठा, बहुत बढ़िया है। तो डिस्क के सेंटर से कितना हो गया? mr²/2। और डिस्क के डायमीटर पे, मतलब इसको डिस्क ऐसे कोंच ले और ऐसे घुमाए तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या? तो जो भी इसके सेंटर से था उसका जस्ट आधा हो जाएगा। तो सेंटर पे कितना था? 1/2 mr², और इसका भी 1/2 कर दो तो कितना हो जाएगा? 1/2 mr²/2 कर दो, कितना हो जाएगा? mr²/4। ये हो गया इसका डायमीटर से। बात समझ में आ रहा है? यस नो? यस सर। फिर एक रॉड होता है, रॉड मतलब मेरे पास रॉड भी अवेलेबल है, लो ये है रॉड, ओरिजिनल रॉड। अब इसके सेंटर से ऐसे इसमें कोंच दें और घुमाएं, झंझन ऐसे 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 घुमाएं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? mr²/12, ml²/12 बोल सकते हैं। एल मतलब होता है इसका लेंथ। इस रॉड का क्या होता है? लेंथ क्या होता है? एल।
ठीक है, अच्छा जी। अगला बात करते हैं हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर देखा है, वो भी देखा है, ये देखो हॉलो सिलेंडर, सिलेंडर जैसा तो दिख रहा है, हॉलो की नहीं है। इसको ऐसे ना चाहोगे तो क्या कहलाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mr²। अब अगर हम बात करें सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर मतलब ये सिलेंडर भरा हो, पूरा सॉलिड हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आधा mr²/2। और एक और है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के सेंटर से कोंच दिया गया, मतलब एक बॉल है पूरा सॉलिड है, उसमें से सेब ले लो, संतरा ले लो, बीच में से सी कोस दो और घुमाओ, ठीक है, तो उसका क्या होगा आपके पास mr²/5, ठीक है। लेकिन अगर वही हॉलो स्फीयर हो जाता, सॉरी 2/5 mr² हो जाएगा, और अगर वही हॉलो होता तो 2/3 mr² हो जाता। हॉलो होता तो क्या हो जाता, 2/3 mr²। तो ये आपको कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी हालत में याद रखना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड फिगर, क्योंकि ये जरूरत पड़ेगा न्यूमेरिकल्स में आपको। पहले ज़माने में ये कैसे आया है, इसका डेरिवेशन हुआ करता था, आपको डेराइव करना पड़ता था, लेकिन अब डेरिवेशन है नहीं, तो सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखेंगे, आपका सारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो फटाफट नोट कर लीजिए, हेडिंग लिख दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्यू रिजिड बॉडीज, और उसमें ये पूरा फॉर्मूला नोट कर लीजिए फटाफट। इस सॉलिड स्फीयर का क्या है, रिंग का क्या है, और कहाँ से है। देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन वो कहाँ पर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एंड समझ में आ रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन का मतलब होता है बेटा ये चीज, ये अगर एक प्लेन की तरह से बिहेव कर रहा होगा, ये एक प्लेन से बिहेव कर रहा होगा, तो इसके परपेंडिकुलर ये होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। फिर अगर अगला डायमीटर पे है तो कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एकदम सेम इसी तरह से टेबल बना के इसको नोट करिए फटाफट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम लोग एनसीईआरटी लगाएंगे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में मिलेगा डायरेक्ट यूज करने के लिए। इसका डेरिवेशन एक जमाने में हुआ करता था, लेकिन अब सीबीएसई का कोई डेरिवेशन नहीं, बस फॉर्मूला याद रखिए, न्यूमेरिकल लगाइए, ज़्यादा रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हेडिंग हम लोग कुछ छोटा छोटा लिखते चलेंगे। रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और काइनेटिक एनर्जी के बीच में हम लोग क्या निकालेंगे आज, रिलेशन। तो मुझे चाहिए इसके लिए एक डीवीडी और सीडी, तो हम लोग देखेंगे आज टीवी। वेरी गुड, कौन बोला, प्यारा बच्चा। ये बच्चों वीडियो वालों डीवीडी दिख रही है क्या आप लोग को, चमकता हुआ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पर एक पार्टिकल P1 बोल लेते हैं और एक बड़ा नज़दीक पार्टिकल P2 बोल लेते हैं। क्या दो पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, P1 और P2? P1 की दूरी इतनी है और P2 की दूरी इतनी सी है, किसका डिस्टेंस ज़्यादा है, P1 का या P2 का? P1 का डिस्टेंस ज़्यादा है, P2 का डिस्टेंस क्या है, कम है। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट हो ऐसे हो सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इस पेन को बीच में ऐसे लेता हूँ। अब मैं जब P1 को रोटेट कर रहा हूँ एक 360 डिग्री, 360 डिग्री समझ रहे हो, तो हाँ, तो P2 देखो कितना डिग्री रोटेट करेगा बताना। P1 देखो यहाँ से स्टार्ट किया हूँ एकदम टॉप से, अब P2 इस समय यहाँ पर है 90 डिग्री के एंगल पर, दिख रहा है। अब मैं P1 को वापस 360 डिग्री घुमा करके लाता हूँ, तो P2 भी कितना घुमा, वो भी तो 360 घुमा भाई। P2 भी देखो, P2 भी वहीं आ गया जहाँ था, वहीं पे P2 भी आ गया देखो। अब P1 जाता वहीं P1 आ गया, इसका मतलब दोनों कितना एंगल कवर कर रहे हैं, 360। तो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी कैसी होगी, तो हम लोग जानते हैं ओमेगा इक्वल टू होता है थीटा अपॉन में टी, ठीक है। दोनों ने एंगल कितना कवर किया, 2 पाई, और दोनों ने टाइम कितना लिया, टी, कैपिटल टी मान लेते हैं। तो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सेम 2 पाई बाई टी होगी कि नहीं होगी। इसका मतलब अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में
घूम रही है, तो इनमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे इस पूरे सिस्टम पर, उन सब का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि अब इनकी एंगुलर वेलोसिटी तो हमने देख लिया, अब इनकी लीनियर वेलोसिटी बात करते हैं। लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू आर। तो ओमेगा तो सबका क्या है? सेम है। इसका मतलब लीनियर, ये कांस्टेंट हो गया। अब हटाओ, इक्वल टू कांस्टेंट हटाओ तो क्या आएगा? इसका मतलब लीनियर वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? जल्दी बताओ, P1 की या P2 की? P1 की। क्यों? क्योंकि P1 का रेडियस क्या है? ज्यादा है। P1 की अगर रेडियस ज्यादा है तो P1 की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा। सिंपल सी बात कहें तो जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सब की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? अलग अलग होगी। क्यों अलग अलग होगी? क्योंकि सबका डिस्टेंस क्या है? फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या है? अलग अलग है। इसका मतलब सारे पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी तो सेम होगी, बट लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? अलग अलग हो। क्यों होगी अलग? क्योंकि सबका एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी क्या है? अलग अलग है। यहां तक क्लियर हो गई? चलो, अब बस इतना समझ में आ गया तो पूरी आगे की कहानी आपको समझ में आ गई। मतलब अगर एक सिस्टम सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उनका एंगुलर वेलोसिटी सारे पार्टिकल का सेम होगा, लेकिन लीनियर वेलोसिटी कैसी होगी? अलग अलग होगी। क्यों होगी? क्लियर हो गया? वीडियो वाले बच्चों क्लियर हुआ? यस या नो? यस नो? वीडियो वालों, वेरी गुड। तो बेटा आप देखो, सपोज करो, प्लीज बात नहीं बेटा, कोई नहीं बात करेगा, जो करेगा बात वो खाएगा दाल भात। ये हमारे पास एक सिस्टम है, वो ऐसा रोटेट कर रहा है। इस सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ये है P1, ये है P2, ये है Pn। इन सब की दूरी क्या है? R1, इनकी R2, Rn। सबकी दूरी अलग अलग है। सबका मास मान लेते हैं अलग अलग है, M1, M2, Mn। ठीक है, सबका मास भी मान लेते हैं अलग अलग है। तो सबका काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग होगी, जाहिर सी बात है। हर पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अलग अलग। क्यों होगी सर? क्योंकि हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में होता है 1/2 mv²। सबका अगर वेलोसिटी अलग अलग है, लीनियर वेलोसिटी अलग है, तो सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अलग होगी। या सबका मास भी अलग है तो भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अलग अलग होगी। चलो, तो बच्चा लोग हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जिस बच्चे को समझ में आएगा कहेगा वाह वाह, जिसको नहीं आएगा तो बाकी तो समझ सकता है। चलो, अगर हम पहले वाले पार्टिकल की बात करें, पहले वाले पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी कितना होगा? जल्दी बताओ। v1 इक्वल टू ओमेगा r1 लिख सकते हैं क्या? क्यों ओमेगा लिख रहे हैं? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी तो सेम होगा, है ना। रेडियस r1 है, लीनियर वेलोसिटी भी क्या होगा? अलग होगा। दूसरे वाले पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? जल्दी बोलो। ओमेगा r2। समझ में आ रहा है क्या? इसी तरीके से vn वाले का वेलोसिटी क्या होगा? जल्दी बताओ। ओमेगा rn। किसी बच्चे को तकलीफ? अब सबकी काइनेटिक एनर्जी होगी वही होगी k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस डॉट 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 kn। कोई दिक्कत? k1 की वैल्यू होगी 1/2 m1 v1²। k2 कितना होगा? जल्दी बताओ। 1/2 m2 v2² प्लस डॉट 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 kn क्या होगा? जल्दी बताओ। 1/2 mn vn²। kn² बोल लीजिए। k इज इक्वल टू 1/2 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्या बचा? m1 v1² प्लस m2 v2² प्लस डॉट 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 mn vn²। किसी बच्चे को तकलीफ तो बोलो यस नो? कोई परेशानी? भगवान आपका भला करे। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2। ये बच्चा बताओ, m1 v1 की जगह क्या लिख सकते हो? ओमेगा r1 का होल स्क्वायर। m2 ओमेगा r2 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn, जल्दी बोलो, ओमेगा rn का होल स्क्वायर। किसी बच्चा को दिक्कत? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया? देखो थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 ये होगा m1 ओमेगा स्क्वायर r1² प्लस m2 ओमेगा स्क्वायर r2² प्लस डॉट 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 mn ओमेगा स्क्वायर rn का स्क्वायर। कोई तकलीफ? इन सब में अगर हम लोग देखें तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ भी है, ओमेगा स्क्वायर यहाँ भी है, ओमेगा स्क्वायर यहाँ भी है। कॉमन ले सकते हैं क्या?
ले लो कॉमन, तो काइनेटिक एनर्जी कितना मिल गया, ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ब्रैकेट में क्या मिलेगा, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर। कोई तकलीफ, यस नो? तो जल्दी बताओ काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया। अब ये क्या होगा, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो यही चीता था, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई, समझ में आई? तो इसकी जगह आपके पास क्या होगा, ये आई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 ओमेगा स्क्वायर आई। समझ में आई? नहीं आई? छापी, फटाफट छापी।